इसी से होने इसी चालू होता है, इसी से बंद होता है। चलिए कल क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं अपन। जहाँ पर अपन ने फिनिश की हुई थी उसी के आगे से फिर पढ़ते हैं। तो अपन देख रहे थे कि सब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट चल रहे हैं नाउन से रिलेटेड, और मैंने कल भी आपको बताया था कि सारे के सारे जो फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैक्टों का नाम ही क्या है, महत्वपूर्णता। अगर आपने देखी गई है तो इम्पोर्टेंट है। तो सारे फैक्ट ये याद करने वाले फैक्ट हैं, लर्निंग फैक्ट हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, हर फैक्ट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमें उसी हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना होगा, और ये बार बार आपको रिवीजन करना होगा, बार बार इसकी रीडिंग करना होगी, तभी लॉन्ग टाइम तक सारी बातें हमें याद रहेंगी। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अपवादित चीज़ें हैं, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को अपन को इसी तरह से याद करके क्या है रखने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है कि गेट बाय हार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि याद कर लेना, किसी चीज को कंठस्थ कर लेना। तो अपन देख रहे हैं कि भाई इसका यूज कैसे किया जाता है। अब इसका यूज करने का जो तरीका आपको बता दिया गया है, तो आपको उसको ध्यान में रखना हुआ है कि आप इसको कैसे तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हो कि ही गॉट द पोएम बाय हार्ट, या फिर देख रहे हैं लर्न द टेबल बाय हार्ट। तो मतलब कुल मिलाकर के इसका जो सेंस यूज होना है वो किस वे में यूज होना होता है कि हमें पता पड़ गया कि किसी चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसको कंठस्थ कर लेना, उस मीनिंग में इसका यूज हमें देखने को क्या है मिलता है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि गेट बाय हार्ट एक क्या एडिम्स है, और एडिम्स की डेफिनेशंस क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को एडिम्स बोल देते हैं। मतलब सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड एडिम्स। और इनका जो यूज देखने को मिलता है वो सेंटेंसों में हमें देखने को इनका यूज मिल जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं कि पोएट्री। तो पोएट्री क्या है, हम तो देख रहे हैं कि हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री को किस में शामिल कर दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन में शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो पोएट्री वर्ड है अपन देख रहे हैं इसको किस में शामिल कर रहे हैं, कविता, सामान्य रूप से कविताओं के लिए देखा जाता है। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखा जाता है। तो ए पोएम लिखा जाता है या ए पोएट्री लिखा जाता है। कविता के लिए क्या लिखते हैं, या ए पोएम या ए पोएट्री नहीं लिखा जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि ये सारी कंडीशन है, तो इसलिए अपन देख रहे हैं कि ए पोएट्री करेक्ट है, ए पोएम भी क्या है, सॉरी ए पोएट्री इनकरेक्ट है, और ए पोएम क्या है करेक्ट है। अपन अब देखते हैं नंबर अगले कंडीशन में आते हैं कि प्लेस का अर्थ जगह का स्थान होता है। जैसे पटना है, कोलकाता है, बिहार है, रांची है। तो ये सब चीजें हमारी क्या करते हैं, बिलोंग अलग करते हैं कि पटना इज ए बिग प्लेस, ये पटना एक क्या बड़ा स्थान है। इनको थोड़ा सा आप घर पे रीडिंग करेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आना क्या हो पाएंगी, स्टार्ट हो पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज ये समझ में आपको नहीं आई, क्योंकि सभी में एक अलग रूल्स अपने आप में देखने को क्या है मिल रहा है। सिर्फ वर्ड आपको पता होना चाहिए कौन सा राइट है और कौन सा हमारा क्या है रॉन्ग है। इसी हिसाब से अपन देखते हैं कि अब आगे अपन आकर देख रहे हैं, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यही लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर पोएट्री का जो एग्जांपल्स है, तो पोएट्री का एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट इज ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री। तो इट इज ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री का लिखा हुआ। तो आप देखते हैं जब पीस ऑफ आता है तो आपको पहले से पता है कि पीस ऑफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं, ये ऑलरेडी से आपको मालूम है। तो देखिए ये चीज अब आपको ऑलरेडी से पता है, तो हमें मालूम है कि यह एक अच्छा टुकड़े की जो बात कर दी गई है, तो ये इसलिए आ जाता है। पोएट्री वर्ड अपन देख रहे हैं कि रॉन्ग के लिए वो यूज कर दिया गया, इट इज ए पोएट्री कभी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब भी ऐसा होगा सिंगुलर के लिए बात करेंगे तो हमें पीस ऑफ का यूज क्या करना पड़ता है। पिछले वीडियो में भी हमने इन सारी चीजों को देखा हुआ था। लेकिन अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि इट इज ए नाइस पोएम, तो आपने देखा था अभी पीछे मैंने बताया था कि पोएम वर्ड क्या राइट था, इसलिए ये कंडीशन आपको क्या देखने को मिली, राइट मिली। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड राइट होता है, कौन सा वर्ड रॉन्ग होता है, किस कंडीशन में राइट होता है, किस कंडीशन में रॉन्ग होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पहले से याद होंगी तो ही आंसर राइट कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज राइट आंसर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अपन इधर देखते हैं कि अगर अगली कंडीशन पर आते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस पे विशेष ध्यान देंगे। दो वर्ड आपके सामने दिए हुए, एक क्वांटिटी दिया हुआ है, एक अमाउंट दिया है, और एक नंबर दिया हुआ है। तो जो अपन ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी और अमाउंट ये सेम चीज है और नंबर अलग है। अब इसकी मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। यदि इसकी हमें मीनिंग पता है तो इसका यूज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीनिंग क्या पता होना चाहिए कि जैसे क्वांटिटी और अमाउंट होता है
तो इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ मात्रा की बात की जाती है। जहाँ मात्रा में आएगी बात वहाँ क्वांटिटी या अमाउंट का यूज करते हैं। जहाँ नंबर आता है इसका मतलब जहाँ संख्या आ रही होंगी वहां पर हम किसका यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। तो अपन को पता पड़ गया कि नंबर का प्रयोग इसका मतलब काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और अमाउंट और क्वांटिटी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्योंकि पीछे वाली ही बातें हमारी क्लियर हो रही हैं, हमें पता होना चाहिए कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें पता पड़ गया कि जो क्वांटिटी और अमाउंट है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि नंबर हमारा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की पहचान करना पहले से आती है। जब पहले से आती है तो नंबर का यूज और क्वांटिटी और अमाउंट की यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देखने की कोशिश करिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है। तो बुक्स को पहचानो, बुक्स क्या है, नाउन है हमारा, पहले से पता पड़ गया। और नाउन में भी कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन में भी कौन सा है, प्लूरल नंबर है। इसका मतलब पता पड़ गया कि इसके पहले नंबर ही आना राइट होगा, ना कि क्वांटिटी आना। आपने देखा इसलिए से मैं अमाउंट लगा दिया, क्वांटिटी लगा दी थी तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे अपन ने देखा कि यहाँ पर शुगर है और जो शुगर वर्ड है नाउन को पहचान करना होगा। तो शुगर जो हमारा है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अपन को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले नंबर का प्रयोग नहीं होता है, काउंटेबल नाउन के साथ नंबर का प्रयोग होता है। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए अपन ने देखा यहाँ अमाउंट का यूज किया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। और जैसे ही नंबर का यूज अपन ने यहाँ कर दिया है तो अपन ने देखा कि आंसर कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से आपको ये भी यूज करना आ गया है। कुछ फैक्ट हैं ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता पड़ गया कि क्वांटिटी का यूज क्या करना चाहिए, क्वांटिटी या अमाउंट इक्वल है, और नंबर का यूज क्या करना चाहिए। तो जहां संख्या आ रही है वो काउंटेबल नाउन में संख्या आती है वह नंबर लगाते हैं, जहां काउंटेबल नाउन आता है वह मात्रा की बात की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है, इसलिए इसके साथ अमाउंट या क्वांटिटी का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये वाला भी पॉइंट आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, सब फैक्ट चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको एक एक करके थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे और ये सब अप्लाइड है दैनिक लाइफ में, इनके सबके यूज हमें देखने को मिलते हैं। अगला रूल्स आता है, रूल नंबर 4 आता है जिसको अपन ध्यान देके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली एक्टिविटीज के रूल्स हैं, अपन को पता होना चाहिए। जैसे अपन देख रहे हैं एक वर्ड हमारे सामने दिया है ड्रेसेस और दूसरा दिया है क्लॉथ, तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रेसेस का यूज किसके साथ करना है, क्लॉथ्स का यूज किसके साथ करना है, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या है समझना है। जैसे आपने देखा ड्रेस, तो ड्रेसेस की बात कर दी गई तो अपन देखते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उनको अपन इसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्रेस वर्ड का यूज करते हैं। और क्लॉथ्स का यूज कहाँ किया जाता है, शरीर पर पहने जाने वाले सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, जिसको आप देखते हैं मार्केटों में अपन जाते हैं वहाँ क्या लिखा रहता है, गारमेंट्स। तो आप जैसे भी मार्केट में निकलते हैं, मैंने आपसे बोला था कि पेपर में क्या आता है, जो हमारी नजरों के सामने से चलता है, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, बस वही एग्जाम में आता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने कानों से सही बातों को सुनना चालू कर दे, आंखों से देखना राइट चालू कर दे, और आप समझ जाइए कि जो चीजें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस वही एग्जाम में सामने हमारे क्या होती हैं, पूछ ले जाती हैं। तो जैसे आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको गारमेंट्स लिखा रहता है, तो गारमेंट्स में अपन देखते हैं ट्राउजर्स हैं, ड्रेसेस हैं, शर्ट्स हैं, कोट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो असेंबल देखने को मिल जाता है। तो अपन को पता पड़ गया कि अब क्लोथ्स और ड्रेसेस कहाँ आएंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर करना क्या है, आना चाहिए कि कहाँ क्लोथ आना चाहिए, कहाँ ड्रेसेस आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको डिपेंड करेगा कि भैया किसको कहाँ पर हमें यूज करना क्या है, आना चाहिए। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये सारी कंडीशंस आपके सामने आती, तो थोड़ा सा अंतर देखने को इसमें आपको क्या है मिलेगा कि इसके पीछे रीजंस क्या होता है। थोड़ा समझिए इस बात को बहुत अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हमने यू देखा, तो जैसे यू को देखा तो यू मेल भी यूज करता है और यू फीमेल भी यूज करता है, इसका मतलब कॉमन हो गया। और जब कॉमन हो गया तो कैसे पता लगेगा कि इसके साथ में किसको यूज करना चाहिए। तो इसके साथ में कुछ पॉजिटिव केसों को देखते हैं। जो पॉजिटिव केस क्या करते हैं, इस बात को इशारा कर देते हैं कि यू मेल के लिए किया गया है या यू फीमेल के लिए किया गया। जैसे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यू जो हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, तो कैसे पता पड़ेगा कि मेल को इंडिकेट कर रहा है या फीमेल को कर रहा है। तो अपन ने देखा कि इसमें जो हमारा पॉजिटिव केस हर आया हुआ है, इस बात को बता रहा है कि इसका यूज किसके लिए किया गया, फीमेल के लिए किया गया। और जब फीमेल के लिए किया गया तो इसका मतलब यहाँ पर अपन ने देखा जो ड्रेस वर्ड आया हुआ है, तो इसलिए ड्रेस वर्ड आना यहाँ पर राइट हो गया। क्यों, क्योंकि फीमेल क्या पहनती है, ड्रेस पहनती है। इसी प्रकार से अपन ने देखा डू यू लाइक हर न्यू क्लॉथ्स, तो अपन देख रहे हैं कि जो क्लॉथ्स है ये भी हमारा राइट लिखा हुआ है और हर वर्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यू यहाँ किसके लिए आया है,
फीमेल के लिए आया, यहाँ से भी आपको पता पड़ गया। तो हमें मालूम पड़ गया कि क्लॉथ्स शब्द भी किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट में आई है, जैसे अपन ने देखा ही वर्ड आया तो अपन ने देखा पॉजिटिव से भी इसके साथ हिज हो गया, और ही पहले से ही पता है कि मेल के लिए आता है, तो यहाँ क्या आ गया, क्लॉथ्स आ गया। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा डज ही लाइक हिज न्यू सूट, इसका मतलब सूट को भी देखा तो वो किसके लिए आ गया, यानी मेल के लिए आ गया। अब बात ये आती है, थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पर माइनर डिफरेंस क्या है। ड्रेसेस और क्लॉथ्स में यदि माइनर डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो माइनर डिफरेंस ये हमारे सामने आता है कि जो हमारी ड्रेस वर्ड है या ड्रेसेस वर्ड है या जो क्लॉथ्स वर्ड है, ये फीमेल दोनों के लिए यूज हो जाता है, लेकिन मेल सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स यूज होता है। तो दोनों में आपको अंतर करना समझ में आ गया कि मेल के लिए ओनली क्लॉथ्स वर्ड यूज किया जाता है, और फीमेल के लिए ड्रेसेस भी आती है और क्लॉथ्स भी आता है। तो माइनर डिफरेंस बिटवीन ड्रेस एंड क्लॉथ्स यूज एंड ह्यूमन एंड फीमेल, तो दोनों के बीच में अंतर आपको देखने को क्या है मिल गया। तो जब भी आप देखते हैं तो फीमेल क्लॉथ्स भी यूज करती है और फीमेल क्या करती है, ड्रेसेस भी यूज करती है, लेकिन मैन ओनली क्लॉथ्स वर्ड ही उसके लिए राइट माना गया है। ये ग्रामेटिकल यही रूल्स बोलता है। तो इस तरह से आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भैया ड्रेसेस का आना चाहिए और क्लॉथ्स का आना चाहिए। तो क्लॉथ्स फीमेल भी यूज कर सकता है, मेल भी यूज कर सकता है, और ड्रेसेस को ओनली फीमेल यूज कर सकती है। बस यही अंतर शो करता है ड्रेसेस और क्लॉथ्स में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगली बात आती है कॉज वर्सेस रीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला रूल आता है हमारा 5वां कि कॉज वर्सेस रीजन। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉज का यूज कहाँ करना चाहिए और रीजन का यूज कहाँ करना चाहिए। तो कॉज के बाद आपने देखा कि वाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीजन के बाद वाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑलरेडी से आपको पता लग गया कि हमेशा कॉज ऑफ होगा और रीजन वाई होगा। तो एक चीज पहले से पता पड़ गई कि कॉज के बाद हमेशा ऑफ आता है और रीजन के बाद हमेशा वाई आता है। आपने वैसे भी देखा होगा कि अपन किसी चीज का रीजन जानना चाहते हैं, सामने वाले से कहते हैं ऐसा आपने क्यों किया, तो इसका मतलब पहले से फिक्स है, जहां वाई हो वहां रीजन लगा देंगे, जहां ऑफ हो वहां किसका यूज कर देंगे, कॉज का यूज कर देंगे। तो इसी प्रकार से देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, वाई वर्ड मिल गया। जैसे ही वाई मिल गया तो हमें पता पड़ गया कि इसमें हमारा क्या आना चाहिए था। ऑप्शन में आपके सामने यदि दे दिया जाता कॉज या रीजन तो हमें पता पड़ जाता कि वाई के साथ क्या लगता है, कॉज, सॉरी रीजन आता है। इसी प्रकार से आपको देखा ऑफ मिल गया है और ऑफ के साथ हमने क्या पढ़ा है कि क्या आता है, कॉज आता है। इसलिए सेंटेंस में अपन ने किसको फिल कर दिया, कॉज को कर दिया। इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन जो हमें देखते हुए क्या होती है, मिलती हुई चले जाते हैं। तो हमें ऑलरेडी से पता है कि किसके साथ में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको ऑलरेडी से पता है कि कॉज ऑफ होता है और रीजन वाई होता है। इस तरह से आपका 5वां रूल्स भी क्या होता है, फिनिश होता है। अब अगले रूल्स में अपन आते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, तो देखिए अपन इस बात को भी समझ लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक क्लाइमेट क्या होता है, एक वेदर क्या होता है। तो अपन ये देख रहे हैं कि दोनों का अगर देखते हैं, समानताएं देखते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं मौसम की बातें कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो इसका माइनर डिफरेंस है समझने के लिए, वो सारी चीज को ध्यान रख लें कि जो लॉन्ग टर्म में जहाँ चेंजेस देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, और जहां शॉर्ट टर्म में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो इसका मतलब जहां शॉर्ट टर्म चेंज की बात की जा रही होगी वहां वेदर यूज करेंगे, और जहां लॉन्ग टर्म की बात की जा रही होगी वहां क्लाइमेट यूज करेंगे। तो अपन देखते हैं कि मौसम 24 घंटे में कई बार चेंज हो जाता है, कई बार मौसम अपना रूप क्या करता है, बदल लेता है। तो आप देखते हैं कि पर डे मौसम चेंज होता है और क्लाइमेट थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद होता है। जैसे अपन देखते हैं अभी बरसात आ गई, क्लाइमेट चल रहा है, इसके बाद सर्दी आएगी, वो भी क्लाइमेट होगा, फिर गर्मी आएगी, वो भी क्लाइमेट होगा। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगता है चेंज होने में। तो मौसम तो है जो डेली चेंज हो रहा है, पर डे चेंज हो सकता है, क्षण भर में चेंज हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। तो आपको इस तरह से इन दोनों में अंतर करना आ गया होगा कि क्लाइमेट का यूज क्या करना है और वेदर का यूज हमें कहाँ करना होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ट्रॉपिकल, तो हमें पता पड़ गया कि ये हमारी जलवायु से रिलेटेड बात है। जब जलवायु से रिलेटेड बात हो रही है तो इसलिए इसमें वर्ड कौन सा आया, क्लाइमेट आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लीजेंट टुडे, देखो टुडे वर्ड आया जो मैंने अभी समझाया था कि यदि दिन में चेंजेस होते हैं, क्षण भर में चेंजेस होते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल के माध्यम से आपका रूल नंबर 6 भी मेरे हिसाब से क्लियर क्या है, हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले रूल्स को।
तो ये सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग बार बार रीड करेंगे तो आसानी से आपको समझ में क्या आ जाएंगे। अभी अगले रूल जो आ रहे हैं आपके लिए, हेडिंग ही पड़ी हुई है कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। हेडिंग से ही ध्यान रखें, यानी आपकी हेडलाइन ही बता रही है कि सम इंपोर्टेंट रूल्स रिमेंबर। ये सारे रूल्सों को आपको अपने माइंड में याद करके रखना है, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। टॉप 10 की सोच के चला करो हमेशा। जो बच्चे टॉप 10 के लिए स्टडी करते हैं उनका सिलेक्शन पहले से हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच इतनी हाई रहती है, तो सिलेक्शन लाइक तो डेटा माइंड में बच ही जाता है। लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं तो इसका मतलब वो एग्जाम से पहले से बाहर होते हैं, तो उनके स्टडी करने का जो तरीका होता है काफी वीक रहता है। इसलिए हमेशा हाई सोचो, तो जो तुमने सोचा है लो लेवल वो तो आपको अपने आप ही क्या होता है मिल जाता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें कि हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के क्या है चलना पड़ती है। तो जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें आपको रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि हमें कोई नाउन मिलता है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन मिलती है, तो वही नाउन तो प्रीपोजिशन के दोनों साइड यानी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपसे बोला जा रहा है कि यदि कोई नाउन है, कंडीशन क्या दी हुई है, यदि नाउन है, ठीक है, नाउन मिल रहा है, और नाउन की बात क्या होनी चाहिए, प्रीपोजिशन। तो अपन ने क्या देखा है, प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, ऑफ है, इन है, आफ्टर, इस तरह के जो सारे वर्ड पड़े होंगे, वाई, ये सब हमारी क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन। तो इसके बाद भी नाउन होगा। लेकिन कंडीशन एक क्या बता दी गई है, कंडीशन ये लग गई कि दोनों ही नाउन का सिंगुलर होना आवश्यक है। यदि कंडीशन मैच खाएगी तो ही आंसर राइट माना जाएगा, नहीं अदरवाइज आंसर क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। इस बात को भी तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि वो कंडीशंस को चेक करके हमें काम क्या है करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेज बाई डेज। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों साइड जो नाउन है वो प्लूरल है, इस वजह से अपन देख रहे हैं कि ये कंडीशन क्या हो रही है, हमारी रॉन्ग हो रही है। जबकि राइट क्या होना चाहिए था, डे बाई डे। आपने देखा यहाँ भी सिंगुलर नाउन है और यहाँ भी सिंगल नाउन है, ये क्या हमारी प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई कि जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह की कंडीशन दी होगी तो आपको पता होगा कि बोथ साइड के नाउन को हमें चेक करना होगा। यदि बीच में प्रीपोजिशन है तो दोनों साइड के नाउन का सिंगुलर होना आवश्यक है। जैसे अपन ने यहाँ देखा, अगली कंडीशन क्या मिल रही है, डे आफ्टर डेज। तो एक नाउन तो हमारा सिंगुलर है और दूसरा नाउन हमारा प्लूरल है, इसलिए हमें पता पड़ गया कि रॉन्ग है और हमें पता पड़ेगा राइट कैसे होगा। तो दोनों साइड सिंगुलर होना चाहिए, तो डे आफ्टर डे हमारा क्या होता है, राइट होता है। इसी प्रकार से आपको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रोज अपॉन रोज। तो पता पड़ेगा दोनों साइड प्लूरल इसलिए रॉन्ग हो रहा है, लेकिन सिंगुलर क्या होगा, रो अपॉन रो। इस तरह से ये हमारा राइट हो रहा है। अगला अपन देख रहे हैं कि वुमेन आफ्टर वुमेन। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि वुमेन आफ्टर वुमेन। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है, आप ध्यान दें कि हम ये देख रहे हैं कि वुमेन ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे वोवेल ई हो गया ए की जगह पर। यहाँ भी देख रहे हैं वुमेन प्लूरल है क्योंकि ई की जगह पर, सॉरी ए की जगह पे क्या हो गया, वी हो गया। सिंगुलर में क्या होता है, WOMAN होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर लिखा हुआ है वुमेन, ये भी सिंगुलर लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये राइट हो गया। तो रूल्स नंबर फर्स्ट आपका क्लियर होता है कि यदि कोई नाउन आता है उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद फिर नाउन आता है, लेकिन दोनों नाउनों का सिंगुलर होना कंपलसरी होता है। इन फ्यूचर में ये कंडीशन और भी बताएंगे कि कभी कभी यदि इसको पंक्चुएशन के बेस पर अपन चेक करते हैं तो कुछ कंडीशनें और भी रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन फ्यूचर में जब पंक्चुएशन पढ़ाएंगे तब इस कंडीशंस को भी आपको बताएंगे कैसे करके पंक्चुएशन के माध्यम से भी हमें कुछ वर्डों को, कुछ क्वेश्चनों को, कुछ सेंटेंसों को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि पंक्चुएशनों का भी बहुत बड़ा रोल देखने को क्या है मिलता है। तो हो सकता है इसमें कुछ एक आध पंक्चुएशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो इन फ्यूचर में जब आप बताएंगे तब उसको आप चेक क्या कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पर अपन आते हैं। अगला रूल अपना आता है कि अपन देखते हैं इसे 10 रुपीज और 10 मिल्स आदि का जो प्रयोग है ये क्या है। तो अपन ये देखते हैं कि सामान्यतः 10 रुपीज या 10 मिल्स आदि का जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इनके बाद कोई नाउन आता है तो रुपीस की जगह रुपी लिखते हैं और यदि माइल्स की जगह मील लिखते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन कंडीशन कब लगी, जब इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। यदि नाउन आएगा तो रुपी लिखेंगे और नाउन नहीं आएगा तो रुपीस लिखेंगे। ये दोनों के बीच में आपको अंतर क्या है देखना पड़ेगा कि कंडीशन हमारी कौन सी राइट है, कौन सी राइट नहीं है। तो आपको पता पड़ गया कि 10 रुपीस और 10 रुपी कहाँ आना चाहिए, रुपीस, कहाँ आना चाहिए, रुपी। तो देखिए समझ के चलिए, इसका मतलब आपको पता पड़ गया। सीधी सी बात समझ में आना है कि यदि नाउन है,
साथ में आया है तो हमारा क्या आना चाहिए, लिखा हुआ है ऑलरेडी से, नाउन आता है तो रुपीस की जगह रुपी लिखते हैं, तो इसका मतलब 10 रुपी आना चाहिए। और यदि नाउन नहीं आ रहा है तो फिर 10 रुपीस राइट वर्ड है, और यदि नाउन आया है तो 10 रुपी राइट वर्ड है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि कहाँ रुपी लिखते हैं तो कहाँ रुपीस लिखते हैं। यदि सिंगल आता है तो रुपीस लिखा जाता है, और नाउन के साथ में आता है तो अपन क्या लिखते हैं, रुपी लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, या आप चेक करके देखेंगे, जिसने पहले से एग्जाम दे रहा होगा उसको ऑलरेडी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ पेपर लगभग इन्हीं फैक्टों से मिलकर के बनता है। इसलिए जनरल स्टडी के साथ साथ में एक स्पेशल स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके नंबर कभी बेटर आएंगे नहीं, ना कभी आप ऐसा फाइंड कर पाएंगे कि हमसे क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक रहा है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ स्पेशल रूल्सों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। यही ऐसे 20% रूल्स हैं जो लोग इनकी स्टडी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो डाउट में क्या होते हैं, बने रहते हैं। यदि इनकी स्टडी करके साथ में चलते हैं तो हमारे स्पेशल रूल्स कवर होते ही हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्किंग आना अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेपर्स हमेशा एक्सेप्शन रूल्सों से ज्यादा बन करके आता है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेंगे, रीडिंग करना पड़ेंगे कि भैया रुपी और रुपीस में क्या अंतर है। तो नाउन के साथ में हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है, रुपी आता है, और नाउन नहीं होता है तो रुपीस आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 रुपीस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये राइट, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो नोट वर्ड जो लिखा हुआ है ये हमारा नाउन है, और जब ये हमारा नाउन है तो हमें ऑलरेडी से पता पड़ गया कि नाउन के साथ रुपी यूज किया जाता है, ना कि रुपीस यूज किया जाता है। तो इसलिए आपको पता लग गया कि आपने देखा यहाँ 10 रुपीस नोट लिख दिया, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ही हैड ए 5, वो एक ही बात है जो आपको ऊपर समझ में आ गया। वही माइल्स और मील्स में अंतर देखने को मिल जाता है। तो आपको एक सिंगुलर एक आपको नाउन और एक नाउन विदाउट कंडीशन के साथ में कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि रुपी और रुपीस में क्या अंतर है। तो रुपी नाउन के साथ यूज किया जाता है, विदाउट नाउन रुपीस यूज किया जाता है। तो ये दोनों में माइनर डिफरेंस बताता है कि रुपी और रुपीस में क्या अंतर होता है। चलिए इसके आगे के रूल्स को अपन देखते हैं। तो आगे का रूल अपना क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट रूल पे अपन बात करते हैं कि हमारे कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव आते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव, तो कंपाउंड एडजेक्टिव की बात अपन करते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव में क्या आता है, जैसे आप देख रहे हैं डेफिनेशन में क्या लिखा होगा कि जब कोई नाउन किसी नंबर, ठीक है, मेजरमेंट्स, मनी, एज आदि से मिलकर बना होता तो ये सभी पार्ट्स मिलकर के कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं, कहलाते हैं। और ऐसे में अंतिम वर्ड के पहले क्या लगा होता है, हाइफन का प्रयोग देखने को हमें क्या है, मिलता है। तो थोड़ा समझ लीजिए एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी कुछ वर्डों को जो हम लिखते हैं तो हमें लिखने, मैंने अभी क्या बोला था कि कुछ जगह कुछ ऐसी चीजें आई जो पंक्चुएशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे पीछे भी कुछ चीजें मैंने पढ़ाई, यदि पंक्चुएशन के बेस पर यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता तो हो सकता था उसमें भी कुछ आंसर गलत हो जाता। अब जैसे इसमें थोड़ी सी बताने की बात कर दी, पंक्चुएशन, पंक्चुएशंस का जो नया जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ बताया गया है कि कंपाउंड एडजेक्टिव में किसका यूज किया जाता है, हाइपन का यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हाइपन। हाइपन का मतलब क्या होता है कि हम जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं तो उसके बीच में जो छोटा वाला डैश बोलते हैं, जो बड़ा डंडा कर देते हैं तो उसको डैश बोल दिया जाता है, लेकिन जब उसके साथ में छोटा सा डंडा कर देते हैं तो उसको हाइपन बोला जाता है। जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो वही हमारा बन जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन की विशेषता बतलाता है, जो नाउन के पहले आता है, इसलिए उसको एडजेक्टिव बोल दिए जाते हैं। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्यों बोल दिया गया, क्योंकि वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको बोल दिया गया कंपाउंड एडजेक्टिव। तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझने की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा है, सी हैज 2 10 रुपीस नोट। अब जैसे अपन देख रहे हैं सी हैज 2 10 रुपीस नोट, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ गलती क्या हो रही है कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, और जैसे नोट लिखा हुआ है तो अपन को पता पड़ गया कि नाउन आया है भैया। अब जब नाउन आया हुआ है तो फिर हमें मालूम पड़ गया कि भैया रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि रुपीस कभी नहीं आता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ही हैज 2 10 रुपी नोट्स, तो इसका मतलब ये आंसर राइट हो गया। और बीच में जो आप देख रहे हैं 10 और रुपी के बीच में जो
एक सिंबल लगा हुआ है, इसी को हाइपन बोल दिया जाता है। और यहाँ पर अपन ने देखा कि नेक्स्ट सेंटेंस में अपन ने देखा कि यहाँ पर अपन ने हाइपन का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से सेंटेंस हमारा कैसा है, रॉन्ग है। तो ये बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाइपन का यूज करना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमने सिलेबस में पंक्चुएशंस का भी यूज करके रखा हुआ है कि फ्यूचर में यदि हम पंक्चुएशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से, राइट तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में सिंटैक्स एररों में हाइप यानी पंक्चुएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे एक पंक्चुएशन का रूल्स हमने यहाँ भी करके आपको बता दिया था। ऐसे पीछे अपन डे बाई डे लिख रहे थे, उसमें भी पंक्चुएशंस का थोड़ा सा यूज करके देखते तो हो सकता था वो भी रॉन्ग हो जाता। लेकिन फ्यूचर में मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन किस वे से राइट होती है, किस वे से रॉन्ग होती है। तो हमें दोनों कंडीशनों को पता होना आवश्यक। तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि भैया हाइपन की कंडीशंस क्या देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कंपाउंड एडजेक्टिव हमेशा हाइपन के साथ ही लिखे जाते हैं, ये ऑलरेडी से फिक्स है। तो यदि जब भी कंपाउंड एडजेक्टिव लिखेंगे तो आपको हाइपन का उसमें यूज करना बहुत क्या है, जरूरी होता है। जैसे अपन बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर के बाद आपका हाइपन होता है, फिर इनके बाद हाइपन होता है, फिर ला लिखते हैं। तो हाइपन लगाना बहुत हमारे लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, नहीं तो वो वर्ड रॉन्ग माना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान देकर के चलें। अगले रूल्स पर आते हैं। नाउन्स में अपन देखते हैं कि हमारी जो हैविंग द सेम कंडीशंस की बात जो किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से, ये कुछ आपको याद करना पड़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ऑलरेडी से पहले से फिक्स हैं, जिनमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंप्लीटली वर्ड है, जैसे याद होंगे वैसे ही इनका यूज हमें देखने को क्या है, मिल जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन है, एक वर्ड लिखा हुआ है कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, उनकी संख्या कैसी है, बहुत कम है। तो जिसकी संख्या बहुत कम होती है उसको हम याद कर सकते हैं, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको कॉन्सेप्ट बेस पे समझ करके लॉन्ग टाइम तक उसको भी याद कर सकते हैं। तो इनकी नंबर ऑफ संख्या कम है, सब याद करने वाले हैं। तो उनके सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आपने देख लिया कि सीरीज वर्ड है, स्पीसीज वर्ड है, सीप वर्ड है, डियर वर्ड है, फिश वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही सेम दिखते हैं। डिपेंड करता है पोजीशन पर, हाउ कैन रिकॉग्नाइज सिंगुलर कंडीशंस एंड प्लूरल कंडीशंस। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी गई होगी जिसके बेस पर हम आइडिया लगा लेते हैं कि डिपेंड करता है सिंगुलर पर या प्लूरल पर। लेकिन एक्सेप्शन इन अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन जब भी आता है तो मैंने क्या बोला कि हर जगह कुछ न कुछ अपवाद होता है। हम अपने घरों में भी कोई भी बातें करते हैं, हमारी बातों से लगभग 100% लोग कभी सहमत नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी बात रखते हैं तो उसमें एक आध अपवादित पर्सन जरूर होता है जो आपकी बातों का विरोध करता है। तो अपवाद तो शुरुआत से चले आ रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस पर उसका अपवाद देखने को ना मिले, जिसका उसका विरोध देखने को ना मिले, क्योंकि 100% सहमति कभी देखने को हमें नहीं मिलती है। तो बीच बीच में एक्सेप्शनों को याद कर लो, जो हमारा विरोधी होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा कार्य किए जाते हैं। तो अपवाद यदि तुम ध्यान रखोगे तो एग्जाम आपका 100% निकल गया। और ध्यान रखें, अपवादों की नंबर ऑफ संख्या बहुत कम होती है, तो जिसकी संख्या बहुत कम है यदि उसको तुम माइंड में सेट कर लो तो सोचिए बाकी चीजें तो आपकी अकॉर्डिंग वैसे ही ऑलरेडी से चल रही है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वही हमारी क्या है, किताबी लाइफ हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं जैसे फिश, तो इसका फिशिस कभी कभी देखने को मिल जाता है अपवाद के रूप में। फिशिस कब होता है कि जब सेंटेंस में कंडीशन किसकी दिखनी मिल रही हो, वैरायटीज ऑफ फिशिस की बात की जा रही हो, विभिन्न प्रजातियां की जो फिशिस की बात की जा रही हो, तब ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटियां फिशिस की हैं, तरह तरह के नाम है मछलियों के। तो जब वैरायटियों में जहाँ आ जाए तो वहां पर हम फिशिस वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्स पॉइंट हैं, जैसे 1 फिश, 2 फिश, ये आपका राइट कंडीशन है। मैनी फिश राइट कंडीशन है। लेकिन यहाँ मैनी फिशेस विभिन्न प्रजातियों की प्रकारों की बात को लेकर के क्या कहीं ना कहीं क्या है किया जाता है। तो इस तरह से आपको पता पड़ेगा कि जब वैरायटी ऑफ फिशेस होती है वहां पर इस तरह की कंडीशन हमें देखने को क्या है मिल पाती है। क्लियर हुआ ना आपको? तो आपको फिशेस और इन फिशेस के बीच में क्या अंतर देखने को क्या है मिलता है। तो चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट,
देखिए अगले रूल्स को अपन देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक आपकी जाने वाली है, और लिंक आपकी जाने वाली है तो नेक्स्ट रूल्स को थोड़ा सा आप रीड करके बैठेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है उसको आप थोड़ा ध्यान से देख करके पढ़ेंगे, और सर ने जो बताया है वो क्या क्या है। उसके बाद यदि कोई आपका डाउट बचता है तो आप क्लास में क्या क्रॉस कर लिया करें, और क्लास को 2 वे प्रोसेस बना के चला करें, ना कि 1 वे प्रोसेस। जिस बच्चे के मन में जैसा भी क्वेश्चन बनता है उसको आप पुट कर लिया